बच्चों ये आज की जो कविता है वो क्लास 10th हिंदी स्पर्श का है और पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु चैप्टर नंबर 5 और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान साहित्यकार सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रकृति से काफ़ी लगाव था। उनकी मैक्सिमम कविताएं जो है वो प्रकृति से संबंधित ही है और वे प्रकृति को ही अपनी माता मानते थे। कृतियों के लिए प्रेरणा स्रोत वह प्रकृति को ही मानते थे। यही कारण है कि पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। कवि कहते हैं यहाँ पर, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो जब पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु होती है तो प्रकृति अपना रूप हर एक पल परिवर्तित, पल पल अर्थात प्रत्येक पल, हर एक पल अपने रूप को परिवर्तित करती है। कभी वहाँ पर मूसलाधार बारिश और कभी वहाँ पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलता है, कभी बादल देखने को मिलता है, कभी पूरा धुंध छा जाता है तो कभी आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रकृति अपने रूप में पल पल परिवर्तित करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अर्थात जो पर्वत है वो मेखलाकार के रूप में फैला हुआ है। मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करधनी के समान। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी धरती को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए यहाँ पर किया है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, मतलब पर्वत के ऊपर हजारों सुमन खिले हुए। सुमन अर्थात यहाँ पर पुष्प से होता है, फूल से है और कवि ने यहाँ पर सुमन को पर्वत के नेत्र कहा है। तो पर्वत अपने सुमन रूपी नेत्रों से क्या कर रहा है, अपने ही बिंब को कहाँ झांक रहा है, पर्वत के नीचे जो चरणों में जो तालाब पला हुआ है उस तालाब के अंदर अपने ही बिंब अर्थात प्रतिबिंब को झांक रहा है। किससे झांक रहा है बच्चों? अपने सुमन रूपी नेत्रों से झांक रहा है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, अपने इस विशाल आकार को, अपने इस महान आकार को अपने ही चरणों में पले हुए ताल अर्थात तालाब में झांक रहा है। किससे झांक रहा है बच्चों? अपने सुमन रूपी नेत्रों से झांक रहा है। और जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण होता है जिसके अंदर हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो बच्चों पर्वत क्या कर रहा है? अपने सुमन रूपी नेत्रों से अपने चरणों में पड़े तालाब में अपने इस विशाल महान आकार को क्या कर रहा है? झांक रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। तो बच्चों फेन से भरे हुए झरने झरझर करते हुए बह रहे हैं, अर्थात जब झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसके अंदर पूरा झाग भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस झरने का स्वर रोम रोम को रोमांचित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। झरते हुए पानी की बूंदें मोतियों के समान सुशोभित हो रही है। पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते हुए बहते हुए झरने देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो पर्वतों की ऊंचाइयों का और उनकी महानताओं की और उनके गौरव की गाथाओं को गा रहे हैं। कौन गा रहा है बच्चों? झरने उनकी गौरव के गाथाओं के, पर्वतों के गौरव की गाथाओं के गान कर रहे हैं। जहाँ तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो बच्चों यहाँ पर गिरिवर अर्थात पर्वत के ऊपर बहुत सारे पेड़ खिले हुए हैं, उठे हुए हैं और जो कि आकाश की तरफ देख रहे हैं ऊपर उठने की आकांक्षा में। बच्चों सभी लोगों को ऊपर उठने की आकांक्षा होती है, कोई भी नीचे की तरफ नहीं देखता है। तो पर्वत के ऊपर जो वृक्ष है वो ऊपर आकाश को छूने की, ऊपर उठने की आकांक्षा की ओर क्या कर रहे हैं? आकाश की तरफ देख रहे हैं। अर्थात पर्वतों पर उगे पेड़ देखकर लगता है कि ये पेड़ पहाड़ के सीने पर उगाए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह है। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। शायद ये भी अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने का उपाय खोजने के क्रम में चिंतनशील है। अर्थात बच्चे ये चिंतित है, थोड़े से डर रहे हैं कि कहीं फिर से मौसम खराब ना हो जाए और फिर से तूफान की वजह
वजह से हमें झुकना ना पड़ जाए, तो इसलिए थोड़े से वो चिंतित है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। बच्चों इसका अर्थ है कि जो बादल है, बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे पारद रूपी पर। तो पारद क्या होता है, एक पारा है चमकने वाला। जो पर्वत क्या करते हैं, बादल रूपी पर लगाकर उड़ जाते हैं और अचानक बादल उमड़ते हैं, बादलों में पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत विशालकाय पक्षी की भांति पंख फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं, अर्थात पूरे जो बादल है, धुंध है, वो नीचे छा जाती है और पर्वत पूरे बादलों के पीछे छुप जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बादल रूपी पर लगाकर पर्वत क्या हो गए, उड़ गए हैं। रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। अर्थात रव अर्थात अब रव शेष मतलब अब केवल आवाज शेष रह गई है, सुनाई दे रहा है केवल निर्झर। निर्झर अर्थात झरनों की आवाज, क्योंकि बादल के पीछे क्या हो गए, पर्वत अब छुप चुके हैं। अब केवल झरने जो पहाड़ पर्वतों के ऊपर से झरने जो गिर रहे हैं, केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही है। धस गया धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति के दृश्य को देखकर कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और इस भयंकर बारिश के कारण जो शाल के वृक्ष है डर के मारे धरती के अंदर धस गए हैं। और जो इंद्र देवता है वो बादल रूपी यान में बैठकर क्या कर रहे हैं, अपना जो खेल है वो खेल रहे हैं। इंद्र देवता बारिश के देवता हैं और ये जो बारिश होती है उनकी वजह से ही होती है। तो वो बादल रूपी यान में इंद्र देवता बैठकर ये सारे जो वर्षा ऋतु में जो रूप परिवर्तित हो रहा है, कहीं पर बारिश, कहीं पर धुंध, कहीं आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये सारे प्रकृति में जो भी बदलाव आ रहे हैं वो केवल इंद्र देवता की वजह से आ रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इंद्र देवता क्या कर रहे हैं, बादल रूपी यान में बैठकर अपने इस खेल को रच रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई है होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।